ये पहला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मा में मौजूद प्रमुख प्रोटीन है? ठीक है, पहला सवाल बोल रहा है तो प्लाज्मा में, ठीक है, कौन प्लाज्मा में मौजूद प्रमुख प्रोटीन है, बताइए जी। प्लाज्मा में मौजूद प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन और एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्युलिन है, कैटिन है और एल्बुमिन है, कि हीमोग्लोबिन और क्रिएटिन है? चलिए बताइए क्या बोल रहा है। प्लाज्मा में मौजूद, जितना हो सके सवाल को हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। पूछा गया है प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन के बारे में। जय हिंद, जय हिंद सभी को, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हेमंत, हेमंत मेश्राम जी, ओके। राधा स्वामी, क्या बोल रहे हैं सब लोग? ये बोल रहे हैं, ठीक है। इधर आप देखो, कूट वाले सवाल आप लोग बोले थे कि सर कूट वाले सवाल लाना करके, बिल्कुल कूट वाले ही सवाल लाया हूं मैं आज। हम्म चलो, कोई कोई बी भी बोल रहे हैं, कोई ए बोल रहे हैं, और बाकी सब लोग का जवाब आने दीजिए, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं इसका। हम्म चलो, क्या हो जाएगा इसमें? तो पहले तो ये प्लाज्मा क्या है उसको हमको समझना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर मैं ब्लड की बात करूंगा, अच्छा पहले इसमें आंसर देख लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, है ना। पहले आंसर देख लेते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं सब लोग? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक और दो। इसका मतलब फाइब्रिनोजन इसमें भी है, फाइब्रिनोजन इसमें भी है। एक हो जाएगा आपका एल्ब्यूमिन, और एक हो जाएगा क्या, ग्लोब्युलिन, और एक हो जाएगा ये फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इस प्रकार अगर हम लोग ब्लड को देखेंगे, तो ब्लड में दो प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो ब्लड का ठोस वाला भाग देखने को मिलेगा, और एक ब्लड में तरल वाला भाग देखने को मिलेगा। तो ये जो ठोस वाला भाग है, इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें पाई जाती है। एक को बोलते हैं हम लोग आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक को बोल सकते हैं हम लोग प्लेटलेट्स, ठीक है। ये प्लेटलेट्स होता है। तरल पदार्थ की बात करेंगे तो इसी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। इसी तरल पदार्थ को कहते हैं प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है, इसमें दो मुख्य चीजें पाई जाएंगी। एक तो इसमें देखने को मिलेगा पानी, ठीक है। एक इसमें देखने को मिलेगा पानी, और एक इसमें आपको प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलेगी, ठीक है जी। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पानी की मात्रा इसमें लगभग 90 से लेके 92% तक देखने को मिलेगी, और प्रोटीन की मात्रा जो है 6 से लेके 8% देखने को मिलेगी। और यही जो प्रोटीन है जो कि इस प्लाज्मा वाले भाग में पाया जा रहा है, कौन कौन सा? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन। और यही जो फाइब्रिनोजेन है, ये क्या करता है? तो ये रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। रक्त के थक्का जमाने में, ये थक्का जमाने में मदद, ठीक है। रक्त के थक्का जमाने में मदद कौन करता है? ये फाइब्रिनोजन करता है। और इसी प्लाज्मा से, ठीक है, इसका मतलब इस प्लाज्मा में क्या है? इस प्लाज्मा में ये सब प्रोटीन वगैरह भी है। इसी प्लाज्मा में अगर मैं माइनस कर दूं किसको? इसी प्लाज्मा में अगर मैं माइनस कर दूं किसको? ठीक है, माइनस कर देता हूं मैं फाइब्रिनोजेन को, ठीक है। ये अगर मैं फाइब्रिनोजेन को माइनस कर दूंगा, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सीरम, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को भी, कि सीरम क्या है? तो सीरम एक तरल पदार्थ है जो कि उपस्थित होता है किसमें? प्लाज्मा में, ठीक है जी। और इस प्लाज्मा में अगर मैं इस फाइब्रिनोजन को निकाल दूं, तो बचा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। इसका मतलब ये है कि सीरम और फाइब्रिनोजेन मिलके क्या बनाते हैं? प्लाज्मा बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो सीरम है और ये जो फाइब्रिनोजेन मिलके प्लाज्मा बनाते हैं। और अगर इस प्लाज्मा में मैं सीरम को माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? सॉरी, इस प्लाज्मा में अगर मैं फाइब्रिनोजेन को माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? वो सीरम। बात समझ में आ रही है? गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लड से रिलेटेड हर बार सवाल बन रहा है यार। तो यहाँ कोई भी लापरवाही का स्थान नहीं है, इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, उससे रिलेटेड और भी आगे सवाल मैं डाला हूं, तो धीरे धीरे करके हमको, हाँ, जो की कॉन्सेप्ट है उस सबको हम लोग आगे करते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, आपको पढ़ना है। बहुत ही शानदार सवाल है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के रखा हूं मैं इसको। निम्न चार कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करिए।
चार कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, चलिए पहला कथन ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है। क्या बोल रहा है? यह बताते हुए कि कौन सा सही है। सही के लिए क्या प्रयोग करेंगे? टी। ठीक है, सही के लिए क्या है? टी। और कौन सा गलत है उसके लिए एफ, मतलब फॉल्स। तो गलत के लिए यहाँ पे एफ प्रयोग करना है अपने को, और सही के लिए क्या प्रयोग करना है? टी, मतलब true। तो यहाँ आपको जमाना है उसको अच्छे से, है ना, थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप। कि प्रोटीन रक्त प्लाज्मा के 6 से लेके 8% भाग का निर्माण करता है। ओके, पहला बात समझ में आया कि ये जो प्रोटीन है वो रक्त प्लाज्मा के 6 से लेकर 8% भाग का निर्माण करता है। प्लाज्मा में खनिजों की मात्रा बहुत अधिक होती है। स्कंदन कारक, मतलब जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, स्कंदन कारक रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। बोल रहा है कि जो स्कंदन कारक है, जो को जमाने वाले पदार्थ हैं, उसको अगर मैं प्लाज्मा से निकाल दूं तो बचा हुआ जो भाग है वो सीरम कहलाता है, ऐसा करके बोल रहा है। प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड आदि भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि शरीर में उनका हमेशा ही संचरण होता रहता है। बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए बताइए जी, यहाँ से आपको जमाना है, थोड़ा समय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समय ले सकते हैं कि, है ना, कैसे बताना है। देखो यहाँ पे एफ एफ की लिखा है, तो आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसा करके। लोग क्रम से जमाइए सब लोग और जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वाले सवाल मैं आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा, ताकि एक अच्छे लेवल की हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, हाँ, प्रयोगशाला परिचारक का क्लास स्टार्ट, गायत्री गायकवाड़। हाँ जी, होगा, है ना, आज तो मैं क्लास लूंगा उसमें, भी कुछ दिनों से बंद था, है ना, प्रॉपर क्लासेस चलेंगी उसमें। चलिए बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसमें। किसी का जवाब नहीं आ रहा है ना, जवाब दीजिए जी, बहुत ही सोचने वाला थोड़ा सवाल है। चंद्रिका जांगड़ी, इसका अभी फॉर्म नहीं आया है। ठीक है, जैसे टीचर भर्ती आएगी ना, तो टीचर भर्ती के साथ में ही इसका फॉर्म आएगा। 200 पोस्ट में इसकी भर्ती आएंगी, तो हमको अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है। चलो बताओ, अरे कोई तो जवाब दो। हाँ, कोई कमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, क्या बात है। देखो, तो सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं हम लोग कि प्रोटीन रक्त प्लाज्मा के 6 से लेके 8% भाग का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब पहला क्या आना चाहिए? पहला आना चाहिए टी। पहला क्या आना चाहिए? टी। क्यों? क्योंकि सही के लिए क्या बोला है? टी बोला है, तो पहला क्या है? ट्रू है। ठीक है, पहला ट्रू है। और ये कि रक्त प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन होता है करके जस्ट अभी बताया हूँ आप लोग को, यहाँ पे देखिए। ठीक, ये देखिए, जस्ट अभी बताया हूँ आपको, ये प्लाज्मा में वैसे 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है करके। इसका मतलब पहला तो क्या है? सही है। पहला सही है, मतलब पहला क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। ठीक, प्लाज्मा में खनिजों की बहुत अधिक मात्रा होती है बोला है। ठीक है, मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक होता है बोल रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, बहुत कम मात्रा होती है प्लाज्मा में खनिजों की, क्या होती है? कम मात्रा होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जी, जो ब्लड में प्लाज्मा वाला भाग है उसमें बहुत कम मात्रा होती है। इसमें आपको कार्बोनेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको कैल्शियम देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्लोरीन, है ना, क्लोराइड देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के वह खनिज आपको देखने को मिलेंगे। कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो दूसरा क्या हो जाएगा? टी के बाद क्या आना चाहिए? टी के बाद आना चाहिए एफ आना चाहिए। ठीक है, स्कंदन कारक रहित, स्कंदन कारक, स्कंदन कारक मतलब रक्त का थक्का जमाने वाला, और रहित मतलब उसको निकाल दिया जाए। तो रक्त का थक्का जमाने वाले को जब निकाल दिया जाए प्लाज्मा से, ना प्लाज्मा से, स्कंदन कारण रहित प्लाज्मा बोल रहा है। स्कंदन कारक को निकालने के बाद जो प्लाज्मा बचता है उसको सीरम कहते हैं। ये बात भी तो बिल्कुल सही है। अभी जस्ट क्या बताया हूँ? अभी जस्ट बताया हूँ यहाँ पे मैं, ये देखो, अभी जस्ट बताया कि इस प्लाज्मा से क्या करते हैं, जब इस फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। और यही फाइब्रिनोजन तो है जो कि क्या करता है? रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है।
तो जी रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है करके, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड आदि भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि शरीर में हमेशा ही उनका संचरण होते रहता है। ये बात भी सही है। तो तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो TFTT, ये TFTT ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ये चौथा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्लाज्मा में कैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड होते हैं करके, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो ब्लड होता है, ये ब्लड ही ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है भाई, प्रचुर भोज्य पदार्थ ही तो है आपका ग्लूकोज। जब कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा अणु है वो है ग्लूकोज। अमीनो अम्ल क्या है, तो प्रोटीन का जो सबसे छोटा अणु है वो क्या है, अमीनो अम्ल। तो ये ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जो आपके आमाशय में टूटे हैं, ये ब्लड के माध्यम से ही तो है ना, ये जो ग्लूकोज है, ये जो अमीनो अम्ल है, ये ब्लड के माध्यम से ही तो कहाँ जाएंगे, ब्लड के माध्यम से ही तो कोशिकाओं में जाएंगे यार। ठीक है, ब्लड के माध्यम से ही तो कोशिकाओं में जाएंगे। और हमको पता है कि ब्लड में दो पार्ट है करके मैं बताया आपको अभी। एक बताया ठोस वाला भाग, और ठोस वाला भाग तो इसको कैरी नहीं करेगा, क्योंकि ठोस वाले भाग में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। लेकिन इस ब्लड में जो तरल वाला हिस्सा है, इसी तरल वाले भाग जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं प्लाज्मा, यही जो तरल वाला भाग है प्लाज्मा, वो इस ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड को संचरण करने का काम करेगा, है ना। बिल्कुल नए टाइप के जो पॉसिबल, बट छत्तीसगढ़ी में पढ़ाए हमारे सर जला जोहार, अरे जोहार है तो नाम तो बता दे यार, MBA ना, नाम तो बता दे, 856 वाला आदमी। चलो आगे बढ़िए। सवाल नंबर 3, गलत कथन का पहचान करिए। ठीक है जी? गलत कथन का पहचान करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, रक्त के जमने के लिए फाइब्रिनोजन की आवश्यकता होती है। सवाल को पढ़ो, सोचो, आगे बढ़ो। ठीक, ग्लोब्यूलिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल होता है। ओके, एल्ब्यूमिन परासरणी संतुलन में मदद करता है। थक्का बनाने वाले कारक प्लाज्मा में सक्रिय रूप से मौजूद होते हैं। चलिए बताइए, आपको क्या बताना है, सबसे पहले गलत कथन का चुनाव करना है दोस्त। ठीक है, गलत कथन का चुनाव है, जितना शानदार। प्रश्न वही है, घुमा दिए हैं सर, बिल्कुल प्रश्न वही है। ठीक है सर, व्यापम में इसका लिंक नहीं है, ऐसा क्या, मैं अभी भिजवाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है सर। मंडी उपनिरीक्षक की क्लास यूट्यूब में नहीं होगी क्या, हाँ रेशमी सिन्हा, मंडी उपनिरीक्षक की क्लास यूट्यूब में नहीं हो रही है ना, एप्स में संचालित हो रही है हमारी कक्षाएं, लगभग 5 कक्षाएं हो रही है। ठीक है, चलो यार, बताइए जी क्या हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी बोल रहे हैं राधिया स्वामी। ओके चलिए, बाकी सब लोग भी बताइए कि गलत कथन का चुनाव करना है। गलत कथन मतलब देखो, गलत कथन क्या हो जाएगा इसमें, अरे और लोग भी तो बताओ, एक ही आदमी जवाब दिया अभी तक, राधा स्वामी जी बी बोल रहे हैं, बाकी और सब लोग भी तो जवाब दीजिए यार। ठीक, टू साहू भी बी बोल रहे हैं, ग्लोबुलिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। हम्म, और और बाकी लोग भी, चलो बी भी, मनीषा साहू भी बोल रहे हैं, कोमल कश्यप सी बोल रहे हैं। ओके, और बाकी लोग, और बाकी लोग बताइए। जितना आप जवाब देंगे, कम से कम, अरे गलत हो सही हो, कम से कम जवाब तो दे यार, कम से कम ये भी तो पता चले कि तुम्हारा किस्मत कितना साथ दे रहा है, हाँ, कितना तुक्का सही हो रहा है। बाद में जितने भी लोग देख रहे हैं ना, कमेंट जरूर करेंगे आखिरी में खत्म होने के बाद कि सर जो हम लोग 25-20 सवाल किए हैं, उसमें कितना हमारा सही हुआ है करके, कम से कम आपको पता भी तो चले। और सब लोग जब कमेंट करेंगे तो हमको पता भी चलेगा कि हमारा लेवल कहाँ है, बाकी लोग का लेवल कहाँ है करके। ठीक है, जयश्री, एग्जाम डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है जयश्री, हमको हमारी तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, ओके, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं गधे लोग, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो पढ़ो ध्यान से इसको, रक्त के जमने के लिए फाइब्रिनोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है भैया, फाइब्रिनोजन ही क्या करता है, रक्त को जमाने में मदद करता है। यही जो फाइब्रिनोजन है, अच्छा चलो इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपकी बॉडी में, सबसे पहले आपके ब्लड में प्लेटलेट्स है। ठीक है, ये प्लेटलेट से क्या करेगा, जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा, तो ये बनाता है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है जी। ये
और ये जो आपका बना हुआ है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये आगे क्या करेगा, एक आता है फाइब्रिनोजेन, ठीक है, ये फाइब्रिनोजेन, वो जो फाइब्रिनोजेन को, ठीक है, सॉरी, जस्ट सेकंड, एक आएगा प्रोथ्रोम्बिन, ये एक है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, तो प्रोथ्रोम्बिन में बदलने का काम, ठीक, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में जो बदलने का काम कौन करेगा, तो बदलने का काम करेगा ये थ्रम्बोप्लास्टिन, यहाँ पे यूज हो रहा है ये, ठीक है, ये थ्रम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट से के वायु से क्रिया करने के बाद थ्रम्बोप्लास्टिन बनता है, और ये जो थ्रम्बोप्लास्टिन बना है, ये प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है, थ्रोम्बिन में, और ये जो थ्रोम्बिन बना है, ठीक, ये जो थ्रोम्बिन बना है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, तो ये फाइब्रिनोजेन को, ठीक है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देगा, ठीक, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलेगा, और ये जो फाइब्रिन बना हुआ है, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, फाइबर के रूप में है, रेशो के रूप में है, ये ब्लड से मिलेगा, ब्लड सेल से मिलेगा, और ब्लड सेल से मिलके क्या बनाएगा, ये पक्का बनाएगा। इस प्रोसेस को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बायो में एक बात मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी बायो में अगर आपको शब्द सुनने को मिल जाए, तो ऐसा करके, ठीक है, प्रो मतलब क्या है, निष्क्रिय है, बायो में प्रो का मतलब निष्क्रिय है। बायो में अगर नोजेन शब्द आपको सुनने को मिल जाए तो ध्यान रखना, बायो में नोजेन मतलब वो निष्क्रिय है दोस्त, ठीक है, बायो में नोजेन मतलब क्या है, वो निष्क्रिय है, तो वो होता है ब्लड क्लॉट होने का प्रोसेस, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो रक्त के जमने के लिए फाइब्रिनोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। ग्लोब्यूलिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल होता है, ये बात भी आपको सही है, ध्यान में रखना है जी, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, तीन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ऐसा करके बताया हूं आपको, किसमें, प्लाज्मा प्रोटीन में, जस्ट इसके पहले तीनों का काम लिख के रखना है आपको। फाइब्रिनोजन क्या करता है, रक्त के थक्का जमाने में काम करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, तो ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा तंत्र में काम करता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन परासरण संतुलन में काम करता है। अब ये परासरण संतुलन क्या है, ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये परासरण क्या है, ठीक है, परासरण क्या है जी, ठीक है, परासरण संतुलन बार बार पूछता है। परासरण का मतलब क्या है, तो परासरण का मतलब ध्यान रखना है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से जब जल के अणु, ठीक है, जब जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, जब जल के अणु, किसके अणु की बात कर रहे हैं, जल के अणु, जल के अणु किधर से किधर की ओर गति करते हैं, अधिक सांद्रता से, ठीक है, ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ये इसको दो तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। ये जो सांद्रता मैं यूज किया हूं, ये जो कंसंट्रेशन यूज किया हूं, ये किसके लिए है, ये जल के लिए है, ठीक है, जल के लिए है। जबकि अगर हम लोग विलयन की बात करें, ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो सॉल्यूशन में हमेशा अणु किधर गति करेंगे, तो सॉल्यूशन में हमेशा अणु जो है वह कम सांद्रता से, ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, ठीक है, ये जो अणुओं का गति हो रहा है वो किधर हो रहा है, विलयन की बात करेंगे तो जैसे विलयन में मान लीजिए क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, किशमिश है, इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार में, किशमिश है। अब ये किशमिश को क्या करते हैं हम लोग, एक पानी के कटोरे में रख देते हैं यार, ठीक है, इस किशमिश को क्या करते हैं, एक पानी के कटोरे में रख देते हैं, तो ये बताओ कि इस कटोरे में पानी की सांद्रता ज्यादा है कि नहीं, पानी किधर की ओर अंदर जाएगी, किशमिश की ओर, किशमिश में पानी की मात्रा कम है, सिकुड़ा हुआ है, ठीक है जी।
पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। वाटर की सांद्रता अधिक कहाँ है? इस प्लेट में। और किशमिश के अंदर वाटर की सांद्रता कम है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है, वाक्य क्यों? लेकिन अगर हम लोग इस विलयन की बात करें, इसमें अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करें, तो कॉमन सी बात है, किशमिश ज्यादा गाढ़ा है और पानी कम गाढ़ा है। तो जब विलयन की बात करेगा तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, ये पानी कम सांद्रता है, पानी कम गाढ़ा है, और ये किशमिश ज्यादा गाढ़ा है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता विलियन के कंडीशन में, है ना, सॉल्यूशन के कंडीशन में। और वाटर के लेवल में पूछेगा तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और विशेष रूप से ध्यान रखना है अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से। आ, विद्या देवी साहू जी अभी इसका फॉर्म डालने का डेट नहीं आया है, ठीक है। ओके सर, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एमसीक्यू लेना सर। ओके मनीषा साहब, फिजिक्स का भी ले लेंगे, है ना। ध्यान रखना है कि थक्का बनाने वाले कारक प्लाज्मा में सक्रिय रूप से मौजूद होते हैं नहीं। कैसे मौजूद होते हैं? तो सक्रिय नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में कैसे मौजूद होते हैं? निष्क्रिय। देख रहे हो, प्रोथ्रोम्बिन कैसे अवस्था में है? निष्क्रिय अवस्था में। फाइब्रिनोजन कैसी अवस्था में है? निष्क्रिय अवस्था में। ये सक्रिय कब हो रहा है? जब उसको मिल रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सक्रिय कब हो रहा है? जब इसको मिल रहा है क्या? थ्रोम्बिन। तो ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। समय के साथ में क्या होते हैं? ये सक्रिय अवस्था में होते हैं, आ जाते हैं जब इनको ब्लड को क्लॉट करना रहता है तब। चलो, सवाल नंबर 3 हमारा खत्म हो चुका है। सभी को आप लोग धीरे धीरे नोट करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, जो ना ये जो आज का सेशन है, वो जो भी विज्ञान प्रयोगशाला की तो बात ठीक है, लेकिन जो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक में जो बायोलॉजी में वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इस लेवल का सवाल आपके वर्ग 1 में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकता वर्ग 1 का है, वर्ग 2 का है, वर्ग 3 का है। जो भी बायो के एग्जाम में आएंगे, जो भी साइंस वाले एग्जाम आएंगे, सभी में इस लेवल के शानदार सवाल पूछे जाएंगे दोस्त। चलिए, सवाल नंबर 4 है स्कंद कारक। स्कंदन कारक मतलब ब्लड को जमाने वाला। देखो फिर से नया पैटर्न का सवाल लाया हूं मैं, ठीक है। स्कंद कारक ए बी के रूप में भी मौजूद होते हैं। अब वो ए और बी क्या है उसको यहाँ पे देखना है अपने को। क्या ए का मतलब प्लाज्मा है? क्या ए का मतलब रक्त है? क्या ए का मतलब रक्त है, बी का मतलब निष्क्रिय सक्रिय, ऐसा करके। तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि स्कंद कारक ए और बी के रूप में मौजूद होते हैं। ए के कारकों से रहित प्लाज्मा को सी कहा जाता है। रिक्त स्थान ए बी सी के लिए सही विकल्प चुनिए। बहुत ही शानदार लेवल का सवाल है दोस्त। चलिए बताइए जी, क्या हो जाएगा? चलिए सब लोग कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा, है ना। लेवल देख रहे हैं आप लोग, सवाल के लेवल देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। जो व्यक्ति इसको थोड़ा आराम से बनाना चाहेगा वो बना पाएगा, है ना। ओके, जितना यहाँ पे चीजें बताई गई है वो पुराने हम लोग जो अभी जितना बताया है उससे बहुत रिलेटेड है, ठीक है। ओके, हम ठीक क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं इस एक जगह में क्या जमाते हैं। पहले हम लोग क्या जमाते हैं? प्लाज्मा, याद रखना आएगा करके। स्कंदन कारक प्लाज्मा के, स्कंदन कारक प्लाज्मा निष्क्रिय रूप में भी मौजूद होते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्कंदन कारक जो प्लाज्मा है, क्योंकि स्कंदन जो कारक है वो ब्लड में तो नहीं पाए जाते हैं, ब्लड में तो नहीं पाए जाते हैं। स्कंदन कारक कहाँ पाया जाता है? तो स्कंदन कारक कहाँ होता है? प्लाज्मा में होता है। या तो ए आएगा या तो डी आएगा। और वो कैसे होते हैं स्कंदन कारक अभी बताया हूँ, निष्क्रिय होते हैं कि सक्रिय होते हैं करके। तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं निष्क्रिय। यहाँ पे तो क्यों लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और के कारकों से रहित जो प्लाज्मा है, मतलब फिर प्लाज्मा में हम लोग थक्का जमाने वाली चीजों जैसे कि क्या है, फाइब्रिनोजन को निकाल दे, तो जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? बचा हुआ भाग सीरम कहलाता है। बिल्कुल ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कुछ नहीं मांगा है, 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। मात्र 12वीं पास होना चाहिए। 33% के पास में हो रहा हो, ग्रेस व्रेस लेके पास हो रहा हो, कैसे भी पास हो रहा हो, लेकिन 12वीं पास चाहिए आपको विज्ञान विषय के साथ में। चाहे आप गणित लेके पास किए रहे, चाहे आप बायोलॉजी से पास किए रहे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होगा? मान लो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि ठीक है जी, इसको देख लेना अपने को। स्कंदन कारक प्लाज्मा निष्क्रिय रूप से मौजूद होते हैं। थक्के के कारकों से रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, रक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है? ठीक है, रक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है? ठीक है, कौन सा कथन क्या है गलत है? हैबिट बना लो कि जो कीवर्ड रहते हैं, जो कैलेंडर वर्ड रहते हैं, उसको अपने को क्या करना है, हाईलाइट करना है। गलत पूछा है सही पूछा है, उसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, शिक्षक भर्ती का सभी वर्ग का एग्जाम एक ही दिन में होगा। चलिए, इसके बारे में मुझे फिलहाल कंफर्म जानकारी नहीं है ना। वैसे वर्ग 2 और वर्ग 3 तो एक ही दिन होता है जी। ठीक है, वर्ग 1 के थोड़े से अलग रहते हैं। चलो, क्या बोल रहा है, रक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह सबसे अधिक उपयोग होने वाला शारीरिक तरल पदार्थ है। यह एक विशेष संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है बोल रहा है ब्लड को। इसमें द्रव, मैट्रिक्स, प्लाज्मा, संगठित संरचनाएं होती है। रक्त का लगभग 75% भाग संगठित संरचनाओं से बना होता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? अरे टेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है? पता नहीं यार, टेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है। हो सकता है 1 आध महीने तो ले ही लेगा टाइम, है ना। क्या है, सबको डिले करने में मजा आता है ना। जितने भी गवर्नमेंट है सबको डिले करने में मजा आता है। उनको लगता है कि भर्ती चालू तो कर दिए हैं, है ना, ले तो लिए हैं एग्जाम। वो धीरे 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 जितना खींच सके उतना खींचेगा आदमी। सारे ही सभी गवर्नमेंट में इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलती है। भर्ती चालू कर देते हैं, उसके बाद फिर वो उसको खींचते रहते हैं, है ना। पिछले साल एसआई का तो 55 साल में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलो बताओ क्या हो जाएगा इसमें? वीरेंद्र कुमार केवट डी बोल रहे हैं, शिवम नाग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। यार शानदार, देखो 3 4 सवाल करने के बाद हमारा जो लेवल है, कम से कम आपको कुछ ना कुछ तो नया जानकारी मिला होगा जी। कुछ ना कुछ तो नया जानकारी मिला होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि सबसे अधिक उपयोग आने वाला जो शारीरिक तरल पदार्थ क्या है, वो है ब्लड। और एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जुड़ने वाला ऊतक है, ध्यान रखना है आपको। और इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, संगठित पदार्थ। और ये संगठित संरचनाएं का मतलब क्या है जी? ये संगठित मतलब आरबीसी हो गया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हो गया, यही सब तो संगठित है। ठीक है, ये भी सही है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमको गलत कथन बताना है कि रक्त में लगभग 70% भाग जो है संगठित रहता है। नहीं, कितना प्रतिशत भाग संगठित रहता है? तो ब्लड में याद रखना है आपको। ठीक है, ब्लड में 2 भाग आपको बताना है। एक तो हो जाएगा उसका संगठित वाला भाग, ये संगठित भाग हो जाएगा, और दूसरा तरल भाग हो जाएगा। तो जो संगठित वाला भाग है वो क्या है आपका, ये आरबीसी वाला है। ठीक है, प्लस क्या है, डब्ल्यूबीसी है। और प्लस क्या है, तो प्लस ये प्लेटलेट्स है। और ये तरल वाले भाग में अभी जो बताया हूँ क्या आ जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, तरल वाले भाग में क्या आएगा, प्लाज्मा। तो 45% जो रहता है क्या रहता है, संगठित। और 55% क्या रहता है, तो 55% रहता है प्लाज्मा। इसको अच्छे से याद रखना है। प्लाज्मा की मात्रा ब्लड में होती है 55%। और संगठित भाग बोले या बोले आपको ठोस भाग, ठीक है, ये या आपको क्या बोले, ठोस भाग बोले, तो ठोस भाग कितना होता है, 45%। जितना भी नया फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं सबको आपको लिखते हुए चलना है। वेरी गुड, आभार राठौर। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल आपको चीजों को लिखते हुए चलना है। ठीक है, लिखते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्या बोलना है, गलत है। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट कर लोगे क्या तुम लोग, हाँ? ठीक, कौन सा कथन क्या है गलत है बोल रहा है? इसको थोड़ा साइड में लगा देता हूँ यार, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, चलिए आराम से पढ़ते हैं सवाल को। सवाल पढ़ने में कभी भी हड़बड़ी नहीं करना है हमें। सवाल पढ़ने में कभी हड़बड़ी नहीं करना है, ये एकदम रामबाण है। ठीक है, बोल सकते हैं ना, ये 100 टके की बात है कि सवाल पढ़ने में कभी भी हमको जीवन में हड़बड़ी नहीं करना है। रक्त में पाई जाने वाली सभी कोशिकाओं में से इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी सबसे कम प्रचुरता में पाई जाती है। समझ में आ रहा है? रक्त में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा, इन तीनों में आरबीसी की मात्रा सबसे कम होती है, कम प्रचुरता है। एक वयस्क व्यक्ति के प्रति प्रति मिलीमीटर, प्रति मिलीमीटर आयतन में, या प्रति
घन मिलीमीटर बोल सकते हैं इसको। रक्त में 5 से लेके 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती है। एक मतलब बोल सकते हैं प्रति घन मिलीमीटर या प्रति घन मिलीमीटर ही बोलेंगे उसको। एक घन मिलीमीटर में 5 से लेके 5.5 मिलियन आरबीसी पाया जाता है, ऐसा करके बोल रहा है। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो में होता है। अधिकांश स्तनधारियों मतलब मैमल्स में आरबीसी अकेंद्रित होता है मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए बताइए कौन सा कथन इसमें गलत है। चलो कौन सा कथन इसमें गलत है। मंजुलता एक का गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मंजुलता, क्या बोल रहे हैं, रक्त के संबंध में गलत कथन बताना है। तो जब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना तो चीजों को आपको समझ में आएगा। क्या ये दोनों कथन एक दूसरे से विरोधाभास नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। एक साइड तो ये बोल रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली सभी कोशिकाओं में इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी बहुत कम प्रचुरता में पाया जाता है मतलब कम पाया जाता है बोल रहा है। दूसरे ही कथन में बोल रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति के प्रति घन मिलीमीटर में 5 से लेके 5.5 मिलियन आरबीसी, 1 मिलियन में 10 लाख, 5 मिलियन मतलब 50 लाख आरबीसी, इतने में 1 घन मिलीमीटर में। ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं। तो भैया आपको पता ही है कि हमारे ब्लड में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है आरबीसी। तो डेफिनेटली ये जो दूसरा वाला बात है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये दूसरा वाला बात जब सही है तो पहला वाला जो कथन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे सी और डी की तरफ तो जाने की ही आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सी और डी की तरफ जाने की ही आवश्यकता नहीं है। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है, बिल्कुल सही बात है। और अधिकांश स्तनधारियों में मैमल्स आरबीसी में अकेंद्रित होता है ना, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऊंट और लांबा इसमें क्या है, अपवाद है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऊंट और लांबा क्या है इसमें अपवाद है। तो ऑप्शन ए जो है उसमें सही हो जाएगा। कि गलत कथन पूछा है तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, लिख लीजिए। अधिक प्रचुरता होती है आरबीसी की, क्या होती है, अधिक प्रचुरता होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको ढूंढना है क्या, गलत मिलान को ढूंढिए। ठीक है, गलत मिलान को ढूंढिए। तो ये जितने भी लिखा हुआ ना है इसको मैं बता चुका हूं। आप देखते हैं कि पुराना चीजें है ना, किसको कितना याद हुआ है। ठीक है, अभी ये जो तीनों के बारे में बताया हूं मैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन के बारे में, तो किसको कितना याद हुआ है वो देखते हैं। चलिए बताइए कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, गलत आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। क्या फाइब्रिनोजेन रक्त का जमाव करता है कि नहीं करता है। क्या ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। क्या एल्ब्यूमिन ऑस्मेटिक संतुलन में सहायता करता है मतलब परासरण नियंत्रण में सहायता करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जी, है ना, कितने को याद हुआ है बोल रहे हैं। चलो सातवां सब लोग बताइए। सीमा कुमारी ऑप्शन डी बोल रहे हैं, वेरी गुड, है ना। गायत्री गायकवाड़, पूनम, वीरेंद्र कुमार कैवत, मनीषा साहू, वेरी गुड। इतना आपको अगर चीजें याद हो रही तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, जैसे अब देखो मैं इसको नॉर्मली छत्तीसगढ़ी में जो बोलते हैं ना, कैसे याद करे जाए ऐसे करके, भैया पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपने को याद कैसे होगा करके। तो फाइब्रिनोजन तो ध्यान नहीं रखना है। ये फाइब्रिनोजन में क्या है शब्द, फाइबर। फाइबर मतलब क्या है, रेशा। ठीक है, फाइबर मतलब क्या है, रेशा। तो ये फाइब्रिनोजन किस में बदल जाता है, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन का मतलब रेशा। और ये रेशा क्या करता है, तो रेशा ऐसे नहीं रहता है जी, ये रेशा। और ये रेशा क्या करता है, तो ये जो रेशा रहता है, ये जो ब्लड की कोशिकाएं होती है, आरबीसी होती है, उसको ऐसा पकड़ पकड़ के फंसा लेता है। ठीक है, पकड़ पकड़ के क्या करता है, फंसा लेता है, जिससे कि रक्त का थक्का जमता है और वो दूर तक मतलब रक्त बहता नहीं है। अब ये ग्लोब्यूलिन क्या करता है, तो ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि ग्लोब्यूलिन आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने का काम कर रहा है, रोगों से आपकी रक्षा कर रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में एक तो शब्द सुनने को मिलता होगा आपको, इला गचका दूं कारे, ऐसा करके, मतलब किसी को मार दूं क्या, उसके लिए क्या यूज करते हैं, गचका दूं का, एकदम ऐसे करके। फर्क नहीं, ग्लोब्यूलिन का मतलब क्या है, गचका दो का, ऐसे करके। प्रतिरक्षा तंत्र में है ना, निपटाने का काम, मारने का काम कौन करता है, ये ग्लोब्यूलिन करता है। और एल्ब्यूमिन याद रखना है, ऑस्मेटिक। ओ से एल्ब्यूमिन और ए से ही ऑस्मेटिक करके ध्यान रखना है। परासरण जो है वह एल्ब्यूमिन काम करता है परासरण के संतुलन में। जी, ऐसे करके आपको थोड़ा ध्यान में रखना है भैया।
तो फिर आपकी चीजें थोड़े लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि पढ़ना ही जरूरी नहीं है यार, है ना, पढ़ना ही जरूरी नहीं है। पता चल रहा है पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको पुरानी चीजें याद ही नहीं रहती है, जल्दी भूल जाते हैं। तो इसके लिए अपने को ध्यान में रखना है कि जब पढ़े तो थोड़ा आराम से पढ़े, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, थोड़ा सा ठहर के पढ़िए, थोड़ा रुक के पढ़िए, चीजों को हल्का सा सोचिए कि अगर मैं इसको भूल भी जाऊं तो कैसे याद रखूंगा करके। कभी आप भूल भी जाओगे तो ध्यान रखना, ग्लोबुलिन मतलब गचका देना मतलब मारना, ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल है, और एल्बुमिन से याद रखना ऑस्मेटिक, ठीक है। चलो याद हो जाएगा आराम से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखने को मिल रहा है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है वो आपको ध्यान में होना चाहिए पहले। तो बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है, ठीक है। इरिथ्रोसाइट के बारे में बताना है कौन सा कथन क्या है गलत है। ये वयस्कों में लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए इरिथ्रोसाइट क्या है करके, उसके बाद ही बना पाएंगे आप। सभी प्राणियों में ये केंद्रक रहित होते हैं तथा इनका आकार उभयावृत्त होता है, ठीक है। इनका औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। ये प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं। चलिए बताइए, पहले तो आपको इरिथ्रोसाइट पता होना चाहिए। बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है गलत है बोल रहा है, ठीक है। गलत कथन को आपको अंडरलाइन करना है जी सवाल बनाने के टाइम में। चलो और है ना, आठवां का क्या बोल रहे हैं, चलिए वेरी गुड, है ना, सबका जवाब आ गया। आठवां का क्या बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये इरिथ्रोसाइट बोलने का मतलब क्या है, ये इरिथ्रोसाइट बोलने का मतलब है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड जो सेल है, रेड ब्लड जो कार्पसल्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो इरिथ्रोसाइट बिल्कुल सही बात है कि वयस्कों में अस्थि मज्जा में बनता है। इनका औसत जीवन काल 120 दिन का होता है, ये बात भी सही है। ये प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं, ये बात भी सही है। इसलिए तो प्लीहा को, ठीक है, इसलिए प्लीहा को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं दोस्त, ठीक है। इसलिए तो प्लीहा को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं ना, ब्लड बैंक कहते हैं। प्लस इसको क्या कहते हैं, तो इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान पूछेगा तो प्लीहा ध्यान में आपको रखना है। ध्यान रखना है सभी प्राणी बोल दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी प्राणियों में बोल दिया है, सभी प्राणियों में नहीं होगा भाई, ठीक है। अधिकांश प्राणी में होगा, लेकिन सभी प्राणियों में नहीं होता है। ध्यान रखना है इसमें ऊंट, ठीक है, ऊंट और लांबा करके आपको दो जीव याद रखना है, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें केंद्रक जो है वह आपके जिसमें केंद्र की उपस्थिति होती है, ये ठीक है, केंद्रक की क्या होती है, उपस्थिति होती है, ठीक है। तो ऊंट और लांबा के आरबीसी में क्या होता है, तो ऊंट और लांबा के आरबीसी में केंद्र की उपस्थिति होती है, इस बात को ध्यान रखना है। और हमारे जो आरबीसी है वो कैसा रहता है, तो उभय उत्तल रहता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। उभय उत्तल के साथ साथ में गोलाकार, ठीक है, ये उभय उत्तल, ठीक है, ये उभय उत्तल, ये प्लस उ मिलके क्या हो गए हैं, ओ हो गए हैं, है ना, गुण और संधि आप लोग पढ़ते होगे, ठीक है। आ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। ए ओ और जो है गुण और संधि के उदाहरण है, तो ये उभय उत्तल, जो उभय उत्तल लिखा है, ये किसके उदाहरण है, गुण और संधि का, ठीक है। तो ये उत्तल, अच्छा, ये उत्तल होने का फायदा क्या होता है, तो जब आरबीसी की सतह उभय उत्तल होती है, जिससे कि उसको सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा मिलता है, जो कि आरबीसी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ल्यूकोसाइट के उन प्रकारों के नाम बताइए जो प्रकृति में भक्षक या फैगोसाइटिक है, ठीक है। ल्यूकोसाइट के नाम बताइए जो कि प्रकृति में कैसे हैं, जो कि प्रकृति में भक्षक के रूप में है, फैगोसाइट के रूप में है जी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें, सबको जवाब देते हुए जाना है आपको, ल्यूकोसाइट के बारे में बताइए जी। नौवा का क्या बोल रहे हैं, नौवा का कोई कोई बोल रहे हैं बेसोफिल लिम्फोसाइट करके। चलो बताइए क्या हो जाएगा। पहले तो ये ल्यूकोसाइट पता होना चाहिए आपको। ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो आपको सुनने को मिल रहा है ल्यूको, और दूसरा जो शब्द है वो है साइट, ठीक है। ल्यूको जो शब्द है वो है रंगहीन, ठीक है। ल्यूको जो शब्द है वो उसका मतलब क्या होता है, रंगहीन, और साइट का मतलब होता है कोशिका, ठीक। तो इसका मतलब ऐसी कोशिका की बात कर रहा है जो कि रंगहीन है, और जो रंगहीन कोशिका है उसी को तो क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं,
ठीक है, उसी को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछ रहा है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर में भी कौन कौन से प्रकार के भक्षक कोशिकाएं वाले संरचनाएं पाई जाती है। कई लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए, कई लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी, बेसोफिल और लिम्फोसाइट बोल रहे हैं। चलो मनीषा साहू थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो भी डब्ल्यूबीसी की बात करेगी, है ना, तो दो बातें याद रखना है। एक तो इसमें कणिका युक्त, ठीक है, इसमें कुछ कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो कणिका युक्त होता है और एक होता है कणिका विहीन, ठीक है? उसको बोलते हैं ग्रेनुलस। जो कणिका युक्त होता है उसको बोलते हैं ग्रेनुलस, और जो कणिका विहीन होता है उसको बोलते हैं ए ग्रेनुलस, ठीक है। तो दो प्रकार की कोशिकाएं हमको देखने को मिलेगी, एक कणिका युक्त और एक देखने को मिलेगा कणिका विहीन, ठीक है। ये कणिका युक्त में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। कणिका युक्त बोलेगा तो कणिका युक्त में आपको तीन याद रखना है, ठीक है। कणिका युक्त में आपको टोटल तीन याद रखना है और कणिका विहीन में टोटल दो याद रखना है, ठीक है। एक तो ध्यान रखना है आपको बेसोफिल, ठीक है, ये बेसोफिल, ठीक है, बेसोफिल। एक ध्यान रखना है आपको न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल, ठीक है। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल आपको देखने को मिलेंगे कणिका युक्त वाले भाग में। कणिका विहीन वाले भाग में देखने को मिलेंगे आपको मोनोसाइट, मोनोसाइट और एक देखने को मिलेगा आपको लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट, ये ठीक है। दो भाग देखने को मिलेंगे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से संरचना है जो कि भक्षक का काम करते हैं। तो ये मोनोसाइट जो है वो भक्षक का काम करता है और ये न्यूट्रोफिल क्या करता है, भक्षक का काम करता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है वो भक्षक का काम करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है जी। भक्षक का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं। बाकी ये जो लिम्फोसाइट है इसमें आपको दो देखने को मिलेगा, एक टी लिम्फोसाइट देखने को मिलेगा और एक बी लिम्फोसाइट देखने को आपको मिलेगा। और यही जो टी लिम्फोसाइट है वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, ठीक है। ये जो टी लिम्फोसाइट है, जो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, तो ये एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करता है ना। ध्यान रखना है आपको, एंटीबॉडी निर्माण का काम कौन करता है, तो एंटीबॉडी निर्माण का काम करता है टी लिम्फोसाइट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये न्यूट्रोफिल की बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल की संख्या सर्वाधिक होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, पूछा गया सवाल है, ठीक है। संख्या क्या होती है इसकी, सर्वाधिक होती है। जितना बता रहा हूं सबको लिख लिख के रखिए कि न्यूट्रोफिल की जो संख्या होती है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इओसिनोफिल के बारे में याद रखना है, एलर्जी में काम करता है ये, ठीक है। एलर्जी, ये एलर्जी में उपयोगी है। एलर्जी से रक्षा करने का काम कौन करता है बोलेगा, तो इओसिन, ध्यान रखना है। और संख्या में सर्वाधिक कौन होता है, तो न्यूट्रोफिल होता है। बहुत कॉमन सी बात है, ये भक्षक कोशिका है। अन्य जो संक्रमित कोशिका है उसको मारने का काम कर रहा है। जो अन्य जो पदार्थ हमारे बॉडी में इंटर कर रहे हैं उसको खत्म करने का काम कर रहा है। बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम कर रहा है। तो इसकी जो संख्या है नेचुरल रूप से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये हमारे बॉडी में काम कर पाएगा। ये बेसोफिल का आपको ध्यान में रखना है। चलो बेसोफिल वाला सवाल अभी आएगा तो उसको देखेंगे, है ना। बाकी इतना आपको नोट करके रखना है, इतना आपको नोट करके रखना है। इसी प्रकार की ही डीप में हमको स्टडी की आवश्यकता होगी, तब कहीं जाके हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। व्यापम में उस प्रकार के सवाल नहीं बन रहे हैं जहां से हम लोग बिल्कुल लड्डू लड्डू चीजों को पढ़ लें और आगे बढ़ जाएं। तो थोड़ा सा हमको डीप पढ़ने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट आ गया, मानव रक्त में लिम्फोसाइट के प्रतिशत अनुपात का सही अवरोही क्रम ज्ञात करिए। अवरोही क्रम बोला है मतलब कैसे जमाना है, इन सबको आपको ध्यान रखना है जी। जो जो इंपॉर्टेंट बात है सबको आपको ध्यान रखना है। अवरोही क्रम बोल दिया मतलब क्या, घटता क्रम, ठीक है, घटता क्रम। अवरोही क्रम बोला है मतलब घटता क्रम, मतलब ज्यादा से कम की ओर, ठीक है। क्या बताना है अपने को, ज्यादा से कम, ये ज्यादा से कम का क्या बताना है, क्रम बताना है। तो आपको बताया ल्यूकोसाइट, अभी बताया मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। तो बताइए किसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है और किसकी संख्या सबसे कम होती है।
तो ज्यादा से लेके अपने को कम के साइड में जमाना है। न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, इयोसिनोफिल है, फिर बेसोफिल है। चलिए बताइए इसमें। हम्म चलिए 10वां का क्या बोल रहे हैं, 10वां का बोल रहे हैं ए न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। कम से कम एक बात तो अभी क्लियर हो गया है ना, एक बात तो अभी क्लियर हो गया है ना, एक बात तो अभी क्लियर हो गया है। ओके, शिव साहू क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं सी सी करके। बिल्कुल आपका जवाब क्या है, आपका जवाब क्या है, सही है। अभी जो बताया हूं मैं कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, न्यूट्रोफिल की होती है करके। इसका मतलब मोनोसाइट आंसर नहीं होगा, इसका मतलब लिम्फोसाइट आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्त। उसके बाद न्यूट्रोफिल के बाद जो इंपॉर्टेंट है क्या, आपका लिम्फोसाइट। क्योंकि लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने का काम कर रहा है, ये तो मारने का काम कर रहा है और ये एंटीबॉडी बनाने का काम कर रहा है। ये मोनोसाइट भी भक्षण का काम कर रहा है। ये इयोसिनोफिल आपके एलर्जी से लड़ने का काम कर रहा है। और लास्ट में याद रखना है बेसोफिल। लगभग लगभग याद रखना है 60 से लेके 65% का जो हिस्सा है ना जी, आपके ल्यूकोसाइट में मतलब डब्ल्यूबीसी में, वो किसका बना होता है, तो वो न्यूट्रोफिल का बना होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 11 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। चलिए गलत कथन का हमको चुनाव करना है, उसके लिए हमको सवालों को बहुत ही आराम से पढ़ना होगा। ठीक है, मोनोसाइट ये शोध है, शोध। ठीक है, ये मोनोसाइट शोधकारी प्रतिक्रियाओं में शामिल होते हैं। ठीक है, मोनोसाइट जो होते हैं वो शोधकारी प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, बोल रहा है पहला कथन। ठीक है, दूसरा है आरबीसी और रक्त प्लेटलेट अस्थि मज्जा के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा में कौन बनता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स बनता है, बोल रहा है। और न्यूट्रोफिल प्रकृति में अभक्षीय होते हैं, बोल रहा है। ठीक है, न्यूट्रोफिल की प्रकृति कैसी होती है, अभक्षीय होती है। और लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा प्रणालियों के लिए जिम्मेदार होता है। चलो आराम से जवाब दीजिए, कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, कौन सा इसमें गलत है, बिल्कुल आपको ध्यान से जवाब देना है। सवाल बहुत ही शानदार लेवल के हैं, मैं बोल रहा हूँ। चाहे आप सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बायोलॉजी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये सवाल जो है वह होने वाला है। ठीक है, इसलिए आभा राठौर है, मंजुलता, मुस्कान, वेरी गुड यार। ठीक है, सीमा है ना, सीमा जी और गायत्री, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वह इसमें सही हो जाएगा। मतलब 1 और 3 ये भी गलत है और ये भी क्या है, गलत है। मोनोसाइट के बारे में तो बताया आपको कि मोनोसाइट का यूज किस में हो रहा है, अभी जस्ट पहले आपको बताया। देखो यहाँ पे ये कहाँ गया जी, मोनोसाइट वाला, ये है ना, उधर है मोनोसाइट। ये मोनोसाइट का यूज किसमें होता है, तो ये भक्षण करने में होता है, मोनोसाइट का करके बताया ही हूँ आपको। ठीक है, भक्षण करने में यूज होता है। तो वहां पे मैं केवल एक शब्द को छोड़ा था, और एक शब्द कौन सा छोड़ा था, तो एक शब्द छोड़ा था बेसोफिल। ठीक है, एक शब्द क्या छोड़ा था, बेसोफिल छोड़ा था। तो ये जो बेसोफिल है उसका यूज किसमें होता है, तो शोधकारी प्रतिक्रियाओं में होता है। बेसोफिल से रिलेटेड और आगे क्वेश्चन है, इसलिए उसको अभी डील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मोनोसाइट तो क्या करता है, मोनोसाइट तो भक्षण करने का काम करता है। ठीक है जी, ये पहला गलत हो जाएगा। आरबीसी और रक्त प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और न्यूट्रोफिल प्रकृति में अभक्षीय होते हैं क्या, नहीं। कैसे होते हैं, भक्षीय होते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में योगदान देता है, अभी बताया हूं, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। और एंटीबॉडी तो हमको अन्य संक्रामक चीजों से, जो हानिकारक चीजें हैं जो हमारी बॉडी में प्रवेश करती है, उससे हमारी रक्षा करता है। तो 2 और 4 सही है। हमको यहाँ पे बताना है गलत कथन, तो गलत कथन हो जाएगा 1 और 3, बिल्कुल सही बात है। आप बहुत ही शानदार जो है जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सभी बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं। इसी प्रकार की अगर आपकी तैयारी रही तो डेफिनेटली आप एक पोस्ट के हकदार होंगे दोस्त। ल्यूकोसाइट के बारे में बताना है। ल्यूको का मतलब क्या, रंगहीन। साइट मतलब कोशिका, मतलब डब्ल्यूबीसी के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन क्या है, गलत है? फिर से हमको गलत कथन बताना है जी, ठीक है। फिर से हमको गलत कथन बताना है ल्यूकोसाइट के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। बोल रहा है वे सामान्यतः लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल विभिन्न प्रकार के ग्रेनुलोसाइट है। कैसे हैं? ग्रेनुलोसाइट है, मतलब कणिका युक्त है, ठीक। ग्रेनुलोसाइट मतलब क्या? कणिका युक्त है। अभी बताया हूँ, थोड़ा याद कर, मैं जो भी बता रहा हूँ ना, एक एक चीज को याद करते हुए चलना है अपने को। जस्ट बताया हूँ कि डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है, एक कणिका युक्त, एक कणिका विहीन करके। और क्या है? न्यूट्रोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का स्त्राव करते हैं, ठीक है जी। न्यूट्रोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का स्त्राव करते हैं। और मेगा कैरियोसाइट अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें, बताइए जी क्या हो जाएगा इसमें, सबको जवाब देना है। बिल्कुल मनीषा साहू है ना, मैं प्रयास करूंगा आगे क्लास लेने की। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा? हम्म, क्या बात है, हाँ, अवध कन्वर, शिव साहू, राधा स्वामी, सभी का जवाब सही आ रहा है। आभा राठौर थोड़ा ध्यान से, है ना, ध्यान से। मनीषा, ओके, 12 का एक और तीन, वेरी गुड यार, है ना, वेरी गुड। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, गलत है, मतलब ऑप्शन सी सही है एक्चुअल में। गलत कथन की बात कर रहा है, तो सामान्यतः ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं क्या? नहीं, ठीक है। ल्यूकोसाइट जो है वह बहुत ही कम समय तक जीवित रहते हैं, इस बात को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। इनका जो जीवन काल है वो बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी है उनका जीवन काल बहुत कम समय का होता है। कारण ये है डिफरेंट डिफरेंट कोशिकाओं में ये अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए इनका स्पेसिफिक डोज भी नहीं बता सकते हम लोग। जैसे कि आरबीसी का तो बोल सकते हैं 120 दिन का होता है करके, प्लेटलेट्स का लगभग लगभग एक हफ्ता के आसपास, याद रखना है आपको, ठीक है। प्लेटलेट्स का आयु पूछे तो एक सप्ताह औसत जो है प्लेटलेट्स का एक सप्ताह है, लेकिन डब्ल्यूबीसी को कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कम ही होता है, किसी का एक ही दिन का होता है ना, कोई एक ही दिन में मर जा रहा है। जैसे कि न्यूट्रोफिल की बात करोगे एक ही दिन में निपट जाता है वो, क्योंकि संख्या भी उसकी बहुत ज्यादा है। न्यूट्रोफिल की बात करेंगे तो एक ही दिन में निपट जा रहा है, संख्या बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखना बहुत कम समय के लिए रहता है, कोई एक एक दो दो महीने तक भी जीवित रहते हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल विभिन्न प्रकार के ग्रेनुलोसाइट है, बिल्कुल सही बात है, अभी बताए हूँ आपको, कणिका युक्त है ना। और न्यूट्रोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का स्त्राव करता है क्या? नहीं, ठीक है। तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा, इसकी जगह में आ जाएगा बेसोफिल। लिखो इसको, बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का स्त्राव करता है, इसीलिए इसका प्रयोग किसमें होता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग जो है वह शोधकारी प्रक्रियाओं में किया जाता है, ठीक है। शोधकारी प्रक्रिया में किया जाता है किसका यूज, बेसोफिल का। ये न्यूट्रोफिल तो अभी बताया हूं यार क्या करता है, तो भक्षण करने का काम करता है करके अभी जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग शब्द आपके लिए आया हुआ है, और वो इंटरेस्टिंग शब्द है मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है ना। कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, ठीक। कैरियो का मतलब क्या है, केंद्रक। और साइट का मतलब क्या है, तो साइट का मतलब है कोशिका। साइट का मतलब क्या है, कोशिका। तो बड़ा केंद्रक संरचना वाला क्या, कोशिका अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं। तो ध्यान रखना है कि अस्थि मज्जा में मेगा कैरियोसाइट नाम की एक बड़ी कोशिका पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना है ये कैसा होता है, तो ये मल्टी, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर होता है दोस्त, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस होता है इसमें। ये मल्टी न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे इसमें आपको केंद्रक देखने को मिलेंगे। और यही जो मेगा कैरियोसाइट नामक जो कोशिका है, जो कि अस्थि मज्जा में पाई जाती है, यही कोशिका जब फटता है तो इसमें बहुत सारे क्या है, ऐसे केंद्रक वाले क्या पाए जाते हैं, संरचना पाए जाते हैं। और यही जब मेगा कैरियोसाइट फटता है तो बहुत सारे क्या निकलते हैं इससे, तो इससे बहुत सारा मात्रा में हमको छोटे छोटे प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे, सॉरी छोटे छोटे हमको डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स देखने को मिलेंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, थ्योरी कराऊंगा इसका, वीरेंद्र कुमार, है ना।
इसका थ्योरी तो पढ़ाऊंगा ही, अभी प्रयोगशाला वाले में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें इसको बिल्कुल पढ़ाऊंगा। मैं आप लोग को, जितने भी लोग जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की तैयारी करना चाहते हैं, जो अपने बायो को थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते हैं या अपने साइंस को स्ट्रांग करना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की कक्षाएं चल रही है हमारे ऐप्स के माध्यम से। तो साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल एक बार लाइक का बटन दबा देंगे यार, ठीक है? एक बार लाइक का बटन दबा देंगे। बिल्कुल मैं पोस्ट मॉडर्न तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूँ। ये भी अगर आपके सामने कोई शब्द आ रहा है तो उस शब्द से रिलेटेड आपको कंप्लीट जब जानकारी होगी तब कहीं जाके पढ़ने में मजा आता है यार, ठीक है? तब कहीं जाके पढ़ने में मजा आता है दोस्त, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना रखना है आपको ऐसा करके, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसमें, 1 और 3 गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल 1 और 3, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थ्रोम्बोसाइट के बारे में सही कथन का चयन करिए। चलिए बताइए जी, थ्रोम्बोसाइट के बारे में सही कथन का चयन करना है। ये थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है? थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या है? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स के बारे में बताना है, ठीक है? अभी जस्ट बताया हूं आपको कि थ्रोम्बोसाइट मेगा कैरियोसाइट से उत्पन्न कोशिकाओं के टुकड़े हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं डब्ल्यूबीसी बोल दिया था, क्या डब्ल्यूबीसी नहीं होगा ना ये, ठीक है? ये जो कोशिकाएं निकल रही है सब क्या है? तो ये सब क्या बना रही है? ये सब प्लेटलेट्स बना रहे हैं दोस्त, ठीक है? प्लेटलेट से बन रहा है ये सब क्या बन रहा है? तो ये सब प्लेटलेट से बन रहे हैं, ठीक है? ये मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट से बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो थ्रोम्बोसाइट मतलब क्या? प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट से उत्पन्न कोशिका के टुकड़े हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। रक्त में सामान्यतः 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्लेटलेट्स प्रति मिलीमीटर, घन मिलीमीटर में होते हैं, है ना? इसको आपको बताना है। और प्लेटलेट्स की कमी से का जमने में समस्या होती है, और या उपयुक्त सभी कथन सही हैं। चलिए इसका तो तुरंत उड़ा दोगे, ओके चलिए। ओके मनीषा साहू जी, थैंक यू, है ना? ओके, वेरी गुड यार, बाकी आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं मनीषा जी, है ना? बिल्कुल। जो आदमी अपने परिस्थितियों का रोना नहीं रो रहा है ना, वो आदमी, मैं एकदम शानदार, उससे मैं इतना प्रभावित रहता हूँ। कई ऐसे व्यक्ति आपको सुनने को मिलेंगे जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी आदमी रोता ही रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बहुत गलत बात है जी, ना? आप जिस जीवन के लिए शिकायतें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आपका जीवन एक सपना है। वो आपके जीवन जैसा जीवन चाहते हैं। तो कभी भी हमको हमारे जीवन से शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमको जो मिला है वो बहुत पर्याप्त है, और हमको हमेशा हमारे जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास तो करना ही चाहिए। लेकिन शिकायतें वाली चीजें ना हो तो हमारा जीवन और भी ब्यूटीफुल हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है? तो ध्यान रखना है थ्रोम्बोसाइट के बारे में कि थ्रोम्बोसाइट मेगा कैरियोसाइट से उत्पन्न होने वाली कोशिका के छोटे टुकड़े हैं। संख्या देख लो इसका, 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख। जबकि आरबीसी का कितना बोला है? आरबीसी का है 50 लाख, ठीक है? 5 से लेके 5.5 मिलियन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक का बटन दबा देंगे यार, ठीक है? जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक का बटन दबा देंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत आपको सही लग रही है तो। चलिए शानदार सवाल आ गया है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता क्यों कहा जाता है जी? चलिए बताइए, जिनमें भी ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है उनको सर्वदाता क्यों कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है। क्या उनमें ए और बी दोनों प्रतिजन, ठीक है, दोनों प्रतिजन जो होते हैं मौजूद होते हैं बोल रहा है, ठीक है? लेकिन ये आरबीसी है एक्चुअल में, ठीक है? ये तो बोल रहा है कि उनमें ए और बी दोनों प्रतिजन जो होते हैं, मतलब एंटीजन जो होते हैं, वो आरबीसी पर मौजूद होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ऐसा होता है क्या ओ ब्लड ग्रुप वालों के साथ में कि उसमें दोनों एंटीजन होते हैं, ठीक है? दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्या आरबीसी पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता लेकिन प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीबॉडी मौजूद होते हैं? ए और बी दोनों एंटीबॉडी आरबीसी पर मौजूद होते हैं, प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। चलिए बताइए इसका जवाब। ओके आभा राठौर जी, बच्चों को पढ़ाती हूँ सर जी ट्यूशन। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी एक बहुत ही मेहनती छात्र हैं और
को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आप कम से कम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे हैं, आप अपना स्वयं का काम भी कर रहे हैं, है ना जी, अपने लिए भी पढ़ रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए दीपिका भौरिया सब लोग क्या बोल रहे हैं? तो ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है, क्यों? ठीक है, चलिए ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पता ही है, कार्ल लैंड स्टीनर नाम के पर्सन आपको सुनने को मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि आरबीसी पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ही क्या है, सही बात है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, है ना। ब्लड ग्रुप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, ठीक है। ब्लड जो ग्रुप है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें दो आपको बेसिक शब्द याद रखने हैं, एक तो है आपका एंटीजन और एक है एंटीबॉडी। मैं बहुत ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा समझा रहा हूं आपको। एक होता है एंटीजन जो कि मारने का काम करता है, और एक है एंटीबॉडी जो कि बचाने का काम करता है। चलिए, जब भी आपको ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बताया जाएगा तो ध्यान रखना है, या तो ब्लड ग्रुप हो सकता है ए, या तो हो सकता है बी, या तो हो सकता है ए बी, और या तो हो सकता है O, ठीक है? या तो क्या हो सकता है उसमें, ओ हो सकता है दोस्त, ठीक है। तो एक होता है क्या, एंटीजन, ठीक है? एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है? एक होता है एंटीबॉडी, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। ध्यान रखना है, ये जो एंटीजन होता है ये आरबीसी की सतह में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? तो ये आरबीसी की सतह में होता है, और एंटीबॉडी कहाँ होता है? तो एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में। ये दोनों बातें भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो स्पष्ट है कि उसमें ए एंटीजन पाया जाएगा और एंटीबॉडी होगी उसमें बी। चलो ये कंफ्यूज करेगा, पहले हम लोग एंटीजन एंटीजन को लिख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीजन होगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें बी एंटीजन होगा, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें ए और बी दोनों एंटीजन होगा, और किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। कोई भी, गुड मॉर्निंग प्रतिमा यादव जी, क्या बात है यहाँ? ओके, लेट हो गए बोल रहे हैं। और कौन कौन है? ईशा, ओके। तो ए बी ए बी और कोई नहीं। चलिए, इसको जस्ट विपरीत हमको देखने को क्या मिल रहा है? जस्ट विपरीत हमको देखने को मिलेगा एंटीबॉडी के बारे में। तो इसके में अगर ए एंटीजन होगा तो इसके में क्या होगा? बी एंटीबॉडी होगा। अगर इसके बी में बी एंटीजन होगा तो ए क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। और अगर इसमें दोनों ही एंटीजन है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और अगर ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसमें क्या होगा? ए और बी आपको एंटीबॉडी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसा हो क्यों रहा है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्यों ए वाले ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इसमें ए जो है वह प्रकार का एंटीबॉडी मिल जाएगा तो ये ए प्रकार का इसमें एंटीजन है और ए प्रकार का इसमें एंटीबॉडी है, तो दोनों एक दूसरे को मारने काटने वाला काम कर लेंगे। तो वहां पे ब्लड क्या हो जाएगा? आपका थक्का जम जाएगा, आपका आरबीसी नष्ट होने लग जाएगा। इसलिए अगर किसी व्यक्ति में आपको ए ब्लड ग्रुप है, मतलब ए एंटीजन है, तो उसके में बी एंटीबॉडी पाया जाता है, ए नहीं पाया जाता है। क्योंकि ए रहेगा तो दोनों में क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये बेसिक बात है, लेकिन इतना आपको बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। क्या बताया हूं मैं आपको? बेसिक बातें में क्या बताया हूं? आज मैं इसको पूरा खत्म ही कर देता हूं यार। ये एंटीजन का काम क्या है? तो एंटीजन का काम है मारना, सिंपल से बता दूं, ठीक है। एंटीबॉडी का काम क्या है? तो एंटीबॉडी का काम है बचाना या रक्षा करने का काम, ठीक है। रक्षा करने का काम कौन है? एंटीबॉडी का, ठीक है। मारना या नुकसान पहुंचाने का काम किसका है? एंटीजन का। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है वह किसी को आदमी ब्लड दे सकता है, और कैसे ये जो है कोई आदमी ब्लड ले सकता है। इसके पहले एक चीज आपको और समझना पड़ेगा
जिसको बोलते हैं RH फैक्टर। तो आज इसको पूरा खत्म ही कर देते हैं। जिसको भी ब्लड वाले में टॉपिक में कंफ्यूजन होगा, इसको देख लेना, काम तुम्हारा चल जाएगा। एक याद रखना है आपको, RH फैक्टर, ठीक है। एक ध्यान रखना है अपने को, RH फैक्टर। RH फैक्टर भी क्या है, एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है। इसका मतलब RH फैक्टर भी कहाँ मिलेगा, RH फैक्टर भी हमको RBC की सतह में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है, ये जो RH फैक्टर है ये आया कहाँ से है, तो ये जो RH फैक्टर है वो एक रिसस नाम के बंदर में पाया जाता था जी। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो कि रिसस नाम के बंदर में पाया जाता था, और वो रिसस नाम के बंदर में सबसे पहले खोजा गया। तो उस फैक्टर को क्या बोल दिए, RH फैक्टर बोल दिए। अगर ये RH फैक्टर किसी व्यक्ति में उपस्थित है, ठीक है, अगर ये RH फैक्टर किसी व्यक्ति में उपस्थित है तो उसके ब्लड को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ये RH फैक्टर किसी व्यक्ति में अनुपस्थित है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में अनुपस्थित है तो उसके ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है ना, O पॉजिटिव है करके। इसका मतलब क्या है, जब मैं A पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब उसमें, है ना, उसमें क्या हो जाएगा, वो एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है। इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो क्या हो, RH पॉजिटिव हो, और या तो वो क्या हो, RH निगेटिव हो। ठीक है, तो उसके ब्लड को क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसके ब्लड को बोलेंगे A पॉजिटिव। ठीक है, उसके ब्लड को क्या बोलेंगे हम लोग, A पॉजिटिव। अगर RH उसमें नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, A निगेटिव। वैसे ही अगर मैं B की बात करूंगा, तो B में अगर RH पाया गया तो उसको क्या बोलेंगे, B पॉजिटिव। अगर B इसमें पाया गया है ना, ये जो है RH अगर उसमें उपस्थित है तो क्या बोलेंगे उसको, B पॉजिटिव। अगर RH उसमें नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, B निगेटिव। वैसे ही AB में अगर RH है, RH है तो उसको बोलेंगे AB पॉजिटिव। और अगर उसमें RH नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, AB निगेटिव। समझ में आ रहा है शक्तिमान लोग, समझ में आ रहा है, इसको एकदम आज खत्म ही कर देते हैं। क्या है, मान लो अगर RH है तो क्या बोलेंगे उसको, O पॉजिटिव। और अगर RH नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, O निगेटिव। इस प्रकार के इतने टाइप के हमको ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं, A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, और O पॉजिटिव और O निगेटिव। बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितने भी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप हैं, जितने भी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप हैं, उन सब में कोई ना कोई प्रकार का एंटीजन है। इन सब में कोई ना कोई प्रकार का एंटीजन है। जैसे कि अगर मैं बोलूं A पॉजिटिव, तो इस A पॉजिटिव में A प्रकार का एंटीजन है और H प्रकार का भी एंटीजन है, इसलिए तो उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं AB पॉजिटिव करके, तो उसमें A और B और RH तीनों ही प्रकार के एंटीजन क्या है, मौजूद हैं। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं O पॉजिटिव, भले उसमें A और B प्रकार का एंटीजन ना हो, लेकिन उसमें RH प्रकार का तो एंटीजन है। क्लियर हो रहा है, चलो अब एकदम हम लोग, है ना, एक अगला वाला काम करने वाले हैं, जो काम हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कौन किसको ब्लड दे सकता है, चलिए एक तो चार्ट बना लेते हैं। A पॉजिटिव है, O निगेटिव है, B पॉजिटिव है, B निगेटिव है, AB पॉजिटिव है, AB निगेटिव है, O पॉजिटिव है और O निगेटिव है। ये स्टार्ट हो गया। सर एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ठीक है जी, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। ठीक है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, दाता। ठीक है, ये कौन है, दाता है। ठीक है, ये है देने वाले। ये कौन है, देने वाले। और इधर के जो लोग हैं ये क्या है, लेने वाले। ठीक है, इधर के लोग कौन है, लेने वाले। तो देखते हैं कि ये जो
ए पॉजिटिव है, ये चीज ये जो ए पॉजिटिव है वो इनमें से कितने को ब्लड दे सकता है, ठीक है, वो वाला व्यक्ति कितने को इस प्रॉब्लम कर रहा है। ओके 10 सेकंड, ठीक। ठीक है, हाँ वॉइस अभी ठीक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं इसको बदल लिया हूँ। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखो जब भी मैं दाता की बात करूंगा तो दाता में आप लोग किसको देखोगे, देने वाले में क्या समस्या कर सकता है, ब्लड दे रहा है उसका एंटीजन समस्या कर सकता है, ठीक है। देने वाला का क्या समस्या करेगा, एंटीजन, क्योंकि जो दे रहा है उसके लिए मारने वाला रहेगा, जो दे रहा है ना जी, दे रहा है उसकी समस्या कौन करेगा, एंटीजन। और जो लेने वाला है, जो ब्लड को ग्रहण कर रहा है, जिस व्यक्ति में ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसमें कौन समस्या करेगा, एंटीबॉडी। कौन समस्या करेगा, एंटीबॉडी। इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करो। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी का काम है सुरक्षा करना। तो अगर मुझे ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो मेरे अंदर जो एंटीबॉडी है वो काम करेगा, एंटीजन काम नहीं करेगा। मेरे अंदर जो एंटीबॉडी है वो काम करेगा, क्योंकि ये सुरक्षा करने का काम करता है और कोई बाहरी ब्लड मुझे चढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी। वैसे ही जब मैं किसी को ब्लड दूंगा तो मतलब मेरा ब्लड किसी के लिए बाहरी है, मेरे में जो एंटीजन है वो जाके उस ब्लड को मारने का काम करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो ब्लड क्या करेगा, उसको मारने का काम करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो ए पॉजिटिव हो किसको किसको ब्लड दे सकता है, ठीक है। ए पॉजिटिव किसको किसको ब्लड दे सकता है, तो ए पॉजिटिव डेफिनेटली रूप से ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या ये जो ए पॉजिटिव वाला पर्सन है उसके पास ए एंटीजन है क्या, मारने वाला, हाँ जी बिल्कुल मारने वाला है। लेकिन जो ए पॉजिटिव ले रहा है ब्लड, क्या उसके पास भी ए पॉजिटिव है ना, ए एंटीजन है क्या, जी बिल्कुल। दोनों के पास में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों के पास में है ना, दोनों के पास में कोई भी अंतर नहीं है, समझ रहे हो। जो इस ए पॉजिटिव के पास है वो सब इस ए पॉजिटिव के पास है। तो जब ये जो ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड इस ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति को लगाया जाएगा, इसका जो ब्लड ग्रुप है, इसका जो एंटीबॉडी है वो तो बोलेगा कि भाई तेरे पास भी एंटीजन है, मेरे पास भी एंटीजन है, तेरे पास भी बी एंटीबॉडी है, मेरे पास भी बी एंटीबॉडी है, हम दोनों है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को आराम से एक्सेप्ट कर लूंगा ऐसा करके। लेकिन क्या ए पॉजिटिव वाली व्यक्ति का ब्लड हम इस ए नेगेटिव को चढ़ा सकते हैं क्या, ये आप लोग मुझे बताइए, है ना। क्या हम इसको चढ़ा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति के पास आर एच पॉजिटिव नाम का क्या है, एंटीजन है। मैं आपको बताया हूँ ये जो आर एच पॉजिटिव क्या है, एंटीजन है। तो ये जो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति है उसके पास आर एच पॉजिटिव नाम का एंटीजन है, जबकि जो व्यक्ति ब्लड ग्रहण कर रहा है जो कि ए नेगेटिव है उसके पास आर एच वाला एंटीजन नहीं है। तो जब ये एंटीजन इसके बॉडी में प्रवेश करेगा, ठीक है, वॉइस अप डाउन हो रहा है, 10 सेकंड दोस्त, ठीक है। वॉइस नहीं आ रहा है अच्छे से जी, एक बार आवाज लगा और बताइए। क्या प्रॉब्लम हो गया यार वॉइस की। ठीक है, अब देखो वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छे से, बताओ तो एक बार कमेंट करो, वॉइस आ रहा है बढ़िया तरीके से। अच्छा कॉन्सेप्ट समझाते रहो तब भी ये प्रकार के प्रॉब्लम हमको देखने को मिलते हैं, वैसे कोई बात नहीं है ना। अगर ये आज नहीं हो पाएगा तो इसको कल करेंगे फिर। समझना तो है ही, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमको एक बार बस पढ़ना है, एक बार पढ़ना है और खत्म पूरा, ठीक है। देखो अब आ रहा है, बताओ वॉइस, वॉइस वगैरह कैसे आ रहा है बताओ एक बार। अभी क्लियर है, ओके चलो अभी क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ,
कि ये दाता वाला सेगमेंट है, ये ग्राही वाला सेगमेंट है, ठीक है। तो ए वाला इसको ब्लड इसलिए दे सकता है क्योंकि इसके पास जो पदार्थ है वही पदार्थ इस व्यक्ति के पास भी है। लेकिन ये जो ए पॉजिटिव वाला है इसके पास आरएच फैक्टर है, लेकिन ये जो ए निगेटिव वाला है उसके पास आरएच फैक्टर नहीं है। आरएच फैक्टर नहीं है। आरएच फैक्टर के पास क्या है? आरएच वाला एंटीजन है, और एंटीजन का काम क्या है? मारना। एंटीजन का काम क्या है? मारना। तो ये जो एंटीजन है जो कि आर पॉजिटिव वाले के पास है, इस निगेटिव वाले के पास कोई तो इस प्रकार के एंटीजन नहीं है। तो ये जो निगेटिव वाला व्यक्ति है उसके लिए तो ये पॉजिटिव वाला ब्लड में जो आरएच है वो नया पदार्थ है, नया चीज है। और नया चीज है इसका मतलब वो एंटीजन है, और वो एंटीजन है तो वो जाके इसके ब्लड को मारने का काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा? इसके ब्लड को मारने का काम करेगा दोस्त। ठीक है, इसके ब्लड को मारने का काम करेगा, है ना जी। और इसका जो ब्लड है, ए निगेटिव वाला जो ब्लड है, वो क्या करेगा? वो इस ए पॉजिटिव वाले जो आरएच फैक्टर है उसके लिए एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा। क्योंकि ये जो निगेटिव वाला व्यक्ति है इसके ब्लड के लिए तो ये पॉजिटिव वाला का जो आरएच है वो बिल्कुल नया है, तो इसको हम लोग ब्लड नहीं चढ़ा सकते। इसको हम लोग ब्लड नहीं चढ़ा सकते। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव वाला जो ब्लड है मैं किसी भी निगेटिव वाले व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव वाले के पास आरएच फैक्टर नाम का एंटीजन है, लेकिन इस निगेटिव वालों के पास में कोई भी आरएच फैक्टर नाम का एंटीजन नहीं है। तो इन नेगेटिव वालों के लिए ये जो पॉजिटिव वाला ब्लड है वो हमेशा नया होगा, है ना, नया होगा, मतलब एंटीजन के रूप में काम करेगा वो। ठीक है, ओके, ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है जी। चलिए, तो इस निगेटिव नहीं ले सकता, ये भी निगेटिव है तो नहीं ले सकता, ये भी निगेटिव है तो नहीं लेगा, और ये भी निगेटिव है तो उसको हम नहीं चढ़ा सकते। चलिए, क्या हम बी पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं क्या? ए पॉजिटिव का ब्लड सोच के बताइए, क्या हम लोग ए पॉजिटिव वाला ब्लड बी पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं क्या? सोच के बताइए। तो देखिए, ए पॉजिटिव वाले में देखो, चढ़ाने वाले का क्या देखना है? एंटीजन। और जिसको चढ़ा रहे हैं, जो ग्रहण कर रहा है, उसका देखना है एंटीबॉडी। ए वाले के पास कौन सा एंटीजन है? ए वाले के पास ए एंटीजन है। क्या इस बी वाले के पास ए एंटीजन है क्या? बी वाले के पास भैया ए एंटीजन नहीं है, क्या है? बी एंटीजन है। दोनों का एंटीजन अलग अलग है, लेकिन ये जो ए वाला है उसके पास ए एंटीजन है, और ये जो बी वाला है उसके पास ए एंटीबॉडी है। पहले से ही बना बुनाया एंटीबॉडी है इस ए एंटीजन के लिए बी वाले व्यक्ति के पास। तो जैसे ही ये ए एंटीजन इस बी वाले व्यक्ति के बी ए एंटीबॉडी से मिलेगा, तुरंत मार काट चालू हो जाएगा। ठीक है, तुरंत मार काट चालू हो जाएगा भैया, तुरंत मार काट चालू हो जाएगा। तो हम इस ए पॉजिटिव वाले ब्लड को बी पॉजिटिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि इस ए पॉजिटिव वाले के पास क्या है? ए नाम का क्या है? एंटीजन है, और इस बी वाले के पास ए नाम का एंटीबॉडी है। तो इसके पास मारने वाला ए है, इसके पास बचाने वाला ए है। मारने और बचाने दोनों वाला ए है। पहले से एक दूसरे को जानते हैं, मार काट चालू हो जाएगा एकदम धूम धड़क्का करके। समझ रहे हो बात को? तो इसको भी ब्लड हम लोग ए नहीं चढ़ा सकते। क्या इस ए बी वाले को चढ़ा सकते हैं? देखते हैं, क्या इस ए बी वाले को चढ़ा सकते हैं? तो इस ए के पास क्या है? ए के पास ए एंटीजन है। क्या इस ए बी वाले के पास भी ए एंटीजन है क्या? बिल्कुल, इसके पास भी ए एंटीजन है। तो जो इस ए के पास में है वो इस ए बी के पास में भी है। इस ए के पास, है ना, इस ए के पास आर एच फैक्टर नाम का एंटीजन है। इस ए बी पॉजिटिव के पास भी आर एच फैक्टर नाम का एंटीजन है। तो बिल्कुल जो एंटीजन इसके पास है वही एंटीजन इसके पास भी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चढ़ा सकते हैं। तो ए पॉजिटिव वाला ब्लड हम लोग किसको चढ़ा सकते हैं? ए पॉजिटिव वाला ब्लड हम लोग ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ए बी निगेटिव वाले को नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव के पास आर एच फैक्टर है, और इस ए बी निगेटिव के पास आर एच फैक्टर नहीं है। और आर एच फैक्टर एक एंटीजन है, और एंटीजन हमेशा मारने का काम करता है। तो जैसे ही ये ए बी निगेटिव वाले के ब्लड में जाएगा, ये उधर मारने का काम चालू करेगा,
और ए बी निगेटिव वाला इस ए एंटीजन के लिए अपना एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा, इस RH फैक्टर के लिए अपना एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा, इसलिए इसको नहीं चढ़ा सकते। क्या चढ़ा सकते हैं? तो क्या ओ पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं? देखते हैं भैया, ठीक है जी। तो ए वाले के पास एंटीजन है ए, लेकिन ओ वाले के पास तो कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। ओ पॉजिटिव के पास कोई एंटीजन नहीं है दोस्त, ठीक है। ओ पॉजिटिव के पास कोई एंटीजन नहीं है, मारने वाला नहीं है, लेकिन इसके पास ए और बी नाम का क्या है? एंटीबॉडी है। ओ के पास पहले ही क्या है? एंटीबॉडी है। तो जैसे ही आप ये ए पॉजिटिव वाला ब्लड इस ओ वाले व्यक्ति को चढ़ाओगे, तुरंत मार काट चालू हो जाएगा, क्योंकि ओ वाले के पास पहले से ही क्या है? ओ वाले के पास पहले से ही ए नाम का एंटीबॉडी है, ठीक है। इस ए जो आदमी चढ़ा रहे उसके पास एंटीजन है और इस ओ वाले के पास एंटीबॉडी है ए वाला, दोनों का क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसके पास एंटीजन, इसके पास है एंटीबॉडी, तो इसको भी हम लोग ब्लड नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। इसको भी हम लोग ब्लड नहीं चढ़ा सकते। तो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको किसको ब्लड दे सकता है? तो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल और केवल ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति को और वो ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, ऐसे करके ध्यान रखना है। चलिए दूसरा आप लोग बताएंगे, ए निगेटिव वाला क्या ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? ठीक है, ए निगेटिव वाला क्या ओ ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? देखते हैं ए निगेटिव के पास क्या क्या है। तो ए निगेटिव के पास RH फैक्टर नहीं है, ए निगेटिव के पास ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है, और ए पॉजिटिव के पास ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है ना जी। लगभग लगभग समान है, लेकिन इसके पास तो क्या है? RH नहीं है, मारने वाला नहीं है, मारने वाला RH फैक्टर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ए पॉजिटिव को ब्लड चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल हम लोग ए पॉजिटिव वाले को ब्लड चढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आराम से ये जो ए निगेटिव का ब्लड ए पॉजिटिव को चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ए निगेटिव में जो मारने वाला है मतलब ए एंटीजन, इसके पास भी ए एंटीजन है, ए निगेटिव में और कोई भी एंटीजन नहीं है ए के अलावा, जबकि इसके पास तो है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, मारने वाला केवल एक ही है इसके पास ए, और मारने वाला इसके पास है दो, ए और RH। लेकिन RH से तो मतलब नहीं है, क्योंकि इसका हमको एंटीजन नहीं देखना है, एंटीबॉडी देखना है, ठीक है जी, एंटीबॉडी देखना है। तो यहाँ पे तो हमको क्या नहीं मिल रहा है? यहाँ पे RH नहीं है ना, केवल ए एंटीजन है, इसके पास भी ए एंटीजन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मारने वाला केवल इसके पास एक है और वो इसके पास पहले से है, ठीक है, मैच हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है शक्तिमान लोग? कमेंट करो एक बार, समझ आ रहा है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये ए निगेटिव को ए निगेटिव चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए निगेटिव के पास जो है वही इस ए निगेटिव के पास है। क्या इस ए निगेटिव वाले को, है ना, हम लोग बी पॉजिटिव को चढ़ा सकते हैं? क्या नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। ए निगेटिव ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव को नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि ए के पास ए एंटीजन है, जबकि बी के पास क्या है? ए एंटीबॉडी है। मारने वाला ए, सॉरी, बचाने वाला ए और मारने वाला ए दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, दोनों एक दूसरे को मार काट मचा लेंगे, दिक्कत हो जाएगा भैया, है ना। आपके में RBC की कमी हो जाएगी और ऐसी ब्लड नहीं है और कमी हो जाएगी। तो हम लोग इस बी वाले को नहीं चढ़ा सकते, तो बी ना ही पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं और ना ही बी निगेटिव वाले को चढ़ा सकते हैं। वैसे ही क्या हम लोग ए बी पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं? क्या ये ए निगेटिव ब्लड, ए है ना, ए निगेटिव ब्लड चढ़ा सकते हैं क्या ए बी वाले को? देखिए जी, जो ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है उसमें ध्यान रखना है एंटीजन है ए बी के पास भी एंटीजन है ए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ए बी बोलेगा क्या कि ये एंटीजन जो आ रहा है उसको मैं नहीं जानता हूं? क्या करके नहीं, क्या बोलेगा? इसको मैं तो जानता हूं, क्योंकि मेरे पास जो ए है वही तो इस ए ब्लड ग्रुप वाले के पास भी ए है, तो मैं तो इसको जानता हूं। आजा भैया, तू आजा। और विशेष बात यह है यार, ये जो ए बी प्रकार का है, इसके पास तो कोई भी प्रकार का एंटीबॉडी ही नहीं है, भी प्रकार का मारने वाला नहीं है, तो ये सबसे ब्लड ले लेगा, ठीक है। ए बी
सबसे ब्लड ले लेगा, क्योंकि कोई भी कोई भी सुरक्षा करने वाला नहीं है, ठीक है, कोई भी सुरक्षा करने वाला इसका नहीं है, इसलिए ए बी सबसे ब्लड ले लेगा। और ध्यान रखना है कि इसके पास भी ए एंटीजन है, इसके पास भी ए एंटीजन है, दोनों के पास सेम सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से ब्लड ले सकता है। तो ए निगेटिव वाला, ठीक है, ए निगेटिव वाला इसको ब्लड चढ़ा सकते हैं, तो ए बी पॉजिटिव को ब्लड चढ़ा सकते हैं, ठीक है, ए बी पॉजिटिव को ब्लड चढ़ा सकते हैं। और जब ए बी पॉजिटिव को ब्लड चढ़ा सकते हैं तो ए बी निगेटिव को भी ब्लड चढ़ा सकते हैं, ठीक है जी, ए बी निगेटिव को भी ब्लड चढ़ा सकते हैं। तो क्या ये जो ए निगेटिव वाला व्यक्ति है वो इस ओ पॉजिटिव वाले को ब्लड चढ़ा सकता है क्या? ठीक है, देख लेते हैं, क्या ए निगेटिव वाला ओ को ब्लड दे सकता है क्या? तो ए निगेटिव के पास RH नहीं है, लेकिन एंटीजन के रूप में ए है, लेकिन ओ वाले के बाद बोलेंगे कोई भी एंटीजन नहीं है, और इसके पास ए और बी पहले से ही एंटीबॉडी बना हुआ है, तो सॉरी, हाँ, ओ के पास पहले से ही एंटीबॉडी है, तो ये बिल्कुल भी इस एंटीजन को स्वीकार नहीं करेगा, है ना, ये एंटीजन इसके लिए क्या है, बिल्कुल नया है, और मार काट क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही पॉजिटिव वाला और ना ही निगेटिव वाला। तो ये जो ए निगेटिव वो किसको किसको ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। बात समझ में आ रहा है आप लोग को जी? एक बार कमेंट करिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए रैंडम देखते हैं, ये जो ए बी हम लोग बोलते हैं ना कि ए बी पॉजिटिव सबको ब्लड दे सकता है करके, देखते हैं कैसे ये सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव का देखते हैं कि कैसे ये सबको ब्लड दे सकता है। हम लोग बोलते हैं अक्सर कि ए बी पॉजिटिव वाला सबको ब्लड दे सकता है, कैसे सबको ब्लड दे सकता है देखते हैं। देखो, ये ए बी वाला सबको ब्लड कैसे, सॉरी, सबसे ब्लड ले सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, सबको ब्लड कौन दे सकता है, ये ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। ओ नेगेटिव का देखते हैं हम लोग, ठीक है, ओ नेगेटिव का देखते हैं कि ये ओ नेगेटिव कैसे सबको ब्लड दे सकता है। देखो ये ओ है, ओ है, तो ओ है क्या, इसमें एंटीजन है क्या, नहीं, निगेटिव है, इसका मतलब इसमें RH फैक्टर है क्या, नहीं, वो मारने वाला कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो कि नुकसान पहुंचाए, ना तो इसमें ए एंटीजन है, ना तो इसमें बी एंटीजन है, ना तो इसमें RH वाला एंटीजन है, तो ये इसमें कोई मारने वाला नहीं है, कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, तो आराम से इसको ए भी ले लेगा, आराम से इसको ए निगेटिव भी ले लेगा, आराम से इसको बी पॉजिटिव भी ले लेगा, बी निगेटिव भी ले लेगा, ए पॉजिटिव भी ले लेगा, बी ए बी निगेटिव भी ले लेगा, ओ भी ले लेगा और ओ निगेटिव भी ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि इस ओ नेगेटिव के पास तो ना तो ए एंटीजन है, ना तो बी एंटीजन है, ना तो RH वाला एंटीजन है, कोई मारने वाला नहीं है। तो जब कोई मारने वाला नहीं है तो जान देना भैया, काकरो भी ब्लड में डाल देगा, कोई समस्या नहीं है, काकरो भी ब्लड में डाल दे, कोई समस्या नहीं है, किसी को भी ब्लड डाल दो, कोई समस्या नहीं है। तो ध्यान रखना है, इसलिए ओ नेगेटिव क्या करता है, ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। हम लोग बोलते हैं कि ये जो ए बी पॉजिटिव है, ये जो ए बी पॉजिटिव है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये सबसे ब्लड क्यों ले सकता है, लेने वाले का हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, जो ब्लड लेता है उसका ध्यान रखते हैं हम लोग एंटीबॉडी के बारे में। और ये जो ए बी पॉजिटिव है उसके पास कोई भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है, उसके पास कोई भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, इस बी पॉजिटिव के पास बी एंटीजन है, इस ए बी के पास भी बी एंटीजन है, इस पॉजिटिव के पास RH फैक्टर है, इस ए बी पॉजिटिव के पास RH फैक्टर है। क्या ये बी पॉजिटिव के पास ऐसा कुछ नया है क्या जो इस ए बी के पास ना हो? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ब्लड ले सकता है। इस बी नेगेटिव के पास जो भी है, वह इस बी नेगेटिव के पास बी एंटीजन है, इसके पास भी बी एंटीजन है, इस बी नेगेटिव के पास में, है ना, ए प्रकार का एंटीबॉडी, एंटीबॉडी तो देखना चाहिए अपने को, केवल एंटीजन देखना है। तो और इसमें कोई भी RH फैक्टर प्रकार का तो एंटीजन नहीं है, उसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, बी निगेटिव भी क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव तो आराम से ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और क्या है, ए बी निगेटिव के पास क्या क्या है, दो प्रकार के एंटीजन है, इसके पास भी ए प्रकार के एंटीजन है, बी प्रकार के एंटीजन है, इसके पास भी बी प्रकार के एंटीजन है, इसके पास RH फैक्टर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए बी निगेटिव भी
इसको ब्लड दे सकता है। ओ पॉजिटिव की बात करेंगे, ओ पॉजिटिव के पास कौन सा एंटीजन है? ना तो ए है ना तो बी है, केवल आरएच फैक्टर है। इसके पास आरएच फैक्टर है क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है इसलिए इसके पास भी आरएच फैक्टर है, तो इसको भी चढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओ निगेटिव के पास तो कुछ है ही नहीं, तो आराम से चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आराम से चढ़ा सकते हैं। आपको कंफ्यूजन होगा कि ये जो ओ पॉजिटिव है, ये सॉरी ए बी पॉजिटिव है, ये जब सबसे ब्लड ले सकता है तो ये ए बी निगेटिव सबसे ब्लड क्यों नहीं ले सकता है? ये ए बी निगेटिव सबसे ब्लड क्यों नहीं ले सकता है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इस ए बी निगेटिव के पास, इस ए बी निगेटिव के पास आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर एब्सेंट है। आरएच फैक्टर क्या है? एब्सेंट है। जबकि जो भी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है उसके पास आरएच फैक्टर है। इन सबके पास क्या है? इन सबके पास जो है वह आपको आरएच फैक्टर देखने को मिलेगा। इन सबके पास आरएच फैक्टर क्या है? प्रेजेंट है दोस्त। तो ये जो आरएच फैक्टर जब इसके पास प्रेजेंट है, जो कि एक प्रकार का क्या है? एंटीजन है, जो कि एक प्रकार का एंटीजन है। तो ये जो एंटीजन है पॉजिटिव वाला, जब ये हम लोग नेगेटिव वाले को चढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव वाला एंटीजन इस नेगेटिव वाले को मारने का काम करेगा, और ये जो नेगेटिव वाला है इस पॉजिटिव वाले एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा। इसलिए किसी भी पॉजिटिव वाले ब्लड को निगेटिव वाले व्यक्ति को चढ़ा ही नहीं सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है ना, जबकि ओ निगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, और अगर आप इतना टाइम तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बार लाइक का बटन दबा देंगे दोस्त। बाकी आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोज इसी टाइमिंग में हम लोग बायो के महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, जो कि आपके सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हो गया, आपके शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 साइंस का और व्याख्याता, तीनों ही में काम आने वाले हैं। साथ ही व्यापम पीएससी हो गया, कोई भी अन्य एग्जाम हो जहां पे विज्ञान के सवाल आते हैं, उन सभी सेक्शन में आपको ये महत्वपूर्ण सवाल मदद करने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।